कोलकाता की उन तंग गली कूचों में से एक, जहां सुबह कोलकाता की चाय की खुशबू और शाम को घाटों की राख की गंध मिल जाती है, वहां एक छोटी सी हवेली थी। नफीसपुर की पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि हवेली के पिछवाड़े एक महिला की कब्र है और रात के सन्नाटे में उसकी धीमी हंसी सुनाई देती है। वह महिला थी कमला सेन, जिनका नाम लोगों की जुबान से बचकर भी निकलता रहता था, पर किसी ने कभी उसके बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया। राहुल, जो जवानी में जिज्ञासु था और पत्रकार बनने की राह पर था, उन कहानियों को खंगालने लगा। उसने शहर के पुराने रिकॉर्ड, मसवर सील की गई रजिस्ट्री और बुजुर्गों से बातें की। पता चला कि कमला एक सुलझी हुई हस्त थी, खानदानी जमींदारी की वारिस। विवाह में धोखा, जमीन पर कब्जा होते देख उसने मौत के बाद भी अपनी जायदाद की राख में कुछ ऐसा दफन कर दिया था जिससे कोई भी उसकी जमीन पर टिक न सके। कुछ वर्षों बाद हवेली खाली पड़ी और आसपास के लोगों की चीजें गायब होने लगीं। गाय, मुर्गी और कभी कभी लोग खुद भी बागीचे में गायब हो जाते। राहुल ने तय किया कि वो एक रात हवेली में गुजारेगा और रिकॉर्ड करेगा। वो शरद की एक रात कोलकाता की बलुआ धुंध में कैमरा, टॉर्च और एक छोटा रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचा। हवेली के पिछले हिस्से में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, सूखे फूल और नींबू बिखरे पड़े थे। दीवारों पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, मगर टैप की रोशनी में वह शब्द फीके हो रहे थे। अचानक हवेली के अंदर से धीमी फुसफुसाहट आने लगी। राहुल ने रिकॉर्डर चालू किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। किसी कमरे के दरवाजे पर एक लंबा लाल धागा बांधा था। उसके पास राख के ढेर में एक छोटा सा तांबे का ताल था, जिस पर इसी चिन्ह की उकेराई थी, एक उल्टा त्रिशूल और उसके बीच एक महीन पंजा। उसकी उंगलियां थरथरा गईं। जैसे ही उसने ताल को छुआ, हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा निकली और छत से दीवारों तक कोई जमीन सीमित शोर गूंज उठा। राहुल ने लौटने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो गए। अंग्रेजी पुराने अक्षरों में दीवार पर लिखा दिखा, जिसने जला दिए जमीन के दीप, वो लौटकर अपना हिसाब मांगेगा। अगले ही दिन खबर फैल गई कि राहुल गायब है। गांव के लोगों ने पुलिस को बताया, पर पुलिस ने मामूली मामला समझकर छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल ने कहीं और भाग लिया होगा, पर जो लोग रात को हवेली के पास से गुजरे, उन्होंने कहा कि राख की गंध के साथ कहीं से किसी का रोना आता था। बच्चा नहीं, औरत की कर्कश आवाज। तभी किसी ने शहर के नजदीक रहने वाले एक अघोरी बाबा का जिक्र किया, बाबा त्रिकाल, जिनका नाम आदमी के जी में भय और श्रद्धा दोनों जगाता था। किसी ने कहा कि बाबा ने पुराने वक्त में बहुत से ऐसे मामलों को देखा था। राहुल की मां ने बावला होकर बाबा को बुलाया। बाबा ने आंखें बंद कर दी और कहा कि हवेली में कुछ पुराना जिंदा है, पर उसे जिंदा करने वाला कोई इस दुनिया का आदमी है, आदमी जिसे लोग प्यार और इज्जत की निगाह से देखते हैं। बाबा ने राहुल की मां से कहा कि रात में हवेली के पास आओ। गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वे जाते हैं। वे सब रात की गहरी परत में हवेली के सामने खड़े हो गए। बाबा ने भस्म से चिन्ह बनाए, चड्ढे ऊंचे किए और फिर एक पत्थर की छोटी प्लेट पर राख बिखेरी। उसने कहा, जिसने जादू कराया, उसने कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ा है, निशान जिसे कोई साधारण आंख नहीं देख सकती। बाबा ने अपनी कड़ी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अचानक कुछ बदल गया, धुंध गाढ़ी हुई और बाबा ने पूछा, किसने कहा था तुम्हें जिंदा रहने को? और दीवारों से एक मंद उत्तर आया, नाम के अलग अलग अक्षर, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। बाबा ने अपना सिर झुकाया, अपने थैले से कागज निकाला और फोन जमीन पर रखा। उसने कहा, यह सुन लो सब, मैं अब वही करूंगा जो तुम्हें बताने से पहले मैं नहीं करता। बाबा ने एक छोटी घंटी बजाई, एक ऐसी ध्वनि जो गली के कुत्ते तक को चौंका दे। फिर बाबा ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, जिसने ये काला कर्म करवाया वह यहाँ का कोई बड़ा आदमी नहीं, पर उसका नाम तुम्हारी जमीन पर सबसे बड़े सिलेंडर की तरह चमकता है, अरुण लाहिरी। सब लोग हंस पड़े। अरुण कौन? गांव में हर कोई अरुण लाहिरी को जानता था। एक बड़ा ठेकेदार, बंगाल पुल और मल्टीप्लेक्स निर्माण का नाम, जिसने पिछले 10 सालों में कई पुरानी इमारतों को खरीदकर कंपनियों के लिए समकालीन इमारतें बनवाई थीं। बाबा ने कहा, अरुण की बाजी उसकी लालसा थी, नफीसपुर की हवेली की जमीन। कमला की जायदाद उसके नए प्रोजेक्ट में बाधा थी।
उसने देवराज नाम के एक तांत्रिक को रकम दी, मगर तांत्रिक ने काम अधूरा छोड़ा। कमला की आत्मा जमी थी और अब वह वापस मांग रही है। अरुण ने सोचा कि पैसे से सब निपट जाएगा, पर उसने किसी भी कीमत पर अपने हाथ गंदे कर दिए। बाबा ने गांव वालों के सामने एक छोटी उंगली की हड्डी निकाली। हवेली से मिली एक छोटी हड्डी जिस पर अरुण का घर का ठप्पा उकेरा हुआ दिखा। एक गोलाकार चिन्ह जिसका प्रयोग अरुण के परिवार के पुराने शिलालेख में होता था। बाबा ने कहा, यह निशान अरुण के घर से मिलेगा और यही निशान तांत्रिक को जोड़ा था। जिसकी हिम्मत रही वह जाकर अरुण से पूछे। गांव के कुछ लोग भौं चढ़ाते हुए बोले कि यह कैसे हो सकता, अरुण तो इतने बड़े आदमी हैं। पर बाबा ने आंखें बंद रखकर कहा, जो बड़े होते हैं उनके पाप भी बड़ी आंच में पकते रहे। अगले हफ्ते पुलिस को गांव वालों ने अरुण के खिलाफ शिकायत दी। पहले तो इनकार हुआ, पर जब हवेली के भीतर मिली उन वस्तुओं और बाबा द्वारा दिखाई गई थप्पे वाली हड्डी की फोटो अरुण के कार्यालय की पुरानी दुकानों में मिली, तो अरुण के खिलाफ छानबीन हुई। उसने तांत्रिक के साथ मिली जुली कागजात, कुछ वित्तीय लेन देन और हवेली से जुड़ी पुरानी रजिस्ट्रियों को छुपाने की कोशिश की। अरुण ने हर बार परिस्थिति का एक बार बोला कि वो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जमीन कभी किसी के चौराहे की चीज नहीं थी, यह कमला की हस्त थी। कमला की आत्मा को जो जिंदा कर दिया गया था वह नफीसपुर की सांस बनी रही। रात के बाद से जब भी कोलकाता की हवा घसीटती हुई नदी की ओर बढ़ती है, कुछ लोगों का कहना है कि कमला की धीमी हंसी अब भी किसी नए साजिश की खबर देती है और कभी-कभी किसी बड़े आदमी की नींद भी बेचैन हो जाती है।